नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम तक देखा था, जहां 1858 ईस्वी से ब्रिटिश क्राउन का शासन डायरेक्टली भारत में प्रारंभ हो जाता है। हम लोग उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। सबसे पहले मैं उसका आंसर बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय। तो जैसा कि मैं बताया था, 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया जाने लगा था, जिसमें पहले 3 भारतीय थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। दूसरा क्वेश्चन था, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? पोर्टफोलियो प्रणाली का भी शुभारंभ 1861 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही किया जाने लगा और इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय और किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया जाने लगा? तो मैंने बताया था 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया जाने लगा था और इसमें पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो यह 3 क्वेश्चन ही था पिछले लेक्चर में। हम लोग आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आज मैं जो भी अधिनियम बताऊंगा उसका मैं कुछ पॉइंट्स को बोर्ड पे लिख दिया हूं, जो कि संक्षिप्त में लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1919 का अधिनियम और 1935 ईस्वी का जो अधिनियम है, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ हमारे संविधान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसलिए हमें इस पर ज्यादा फोकस करना है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सभी पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और उसको समझेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय थे, उन्हीं दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। चलिए, इनका जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको मैं यहां पे संक्षिप्त में लिखा हूं। 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहला विशेषता, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली। देखिए, 1919 ईस्वी का अधिनियम से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण को कम करने के लिए केंद्र एवं प्रांतियों के विषय को पृथक किया गया और दोनों को अधिकार दिया गया अपने अपने विषय पर नियम बनाने का। इसमें प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। इंग्लिश में बोलें तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। हस्तांतरित विषय, इस पर गवर्नर कुछ मंत्रियों की सहायता से कानून बनाते थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था, जबकि आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यकारी परिषद की सहायता से कानून बनाते थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था।
यह पहला पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट है द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, यानी विधान पार्षद के जगह पर केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया एवं इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होने लगा। अगला पॉइंट है कार्यकारी परिषद में 3 भारतीयों शामिल। देखिए, हम लोग 1909 ईस्वी में पढ़े थे, वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा था और उसमें एक ही भारतीय को शामिल किया गया था। लेकिन 1919 ईस्वी के अधिनियम में कार्यकारी परिषद में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ा दिया जाता है और वायसराय के कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना आवश्यक था। अगला पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। अभी तक 1909 ईस्वी में सिर्फ मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था। अब सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए भी यह विस्तार कर दिया गया। आगे और भी इसका विस्तार होगा, हम लोग देखेंगे 1935 में। इसके बाद लिमिटेड वोटिंग राइट। इस अधिनियम के द्वारा मत देने का अधिकार तो मिला, लेकिन वह सीमित था। संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मत देने का अधिकार दे दिया गया। अगला पॉइंट है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। इस अधिनियम के द्वारा लंदन में एक उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के कार्यालय का गठन किया जाता है, जिसमें पहले जो राज्य सचिव हुआ करते थे उसके कुछ कार्य को अब हाई कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका अगला पॉइंट है इस अधिनियम के द्वारा यूपीएससी का गठन होता है। 1926 ईस्वी में इसी अधिनियम के द्वारा 1926 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिसके बदौलत आज हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दे पाते हैं। इसका अगला पॉइंट है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और राज्य के जो बजट बनते थे उनको अलग से अधिकार दे दिया बजट बनाने का। इसका जो अंतिम पॉइंट है वैधानिक आयोग का गठन। 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाने लगा, जो हर 10 साल बाद जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। तो इसके यह महत्वपूर्ण पॉइंट थे, कुछ 10 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके, जिसे हम लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा जो किया गया, हर 10 साल बाद जांच करने के लिए एक कमेटी आएगी जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसी के आधार पर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नए संविधान को जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, देखिए चूंकि ये 10 साल हुआ नहीं था, 2 साल पहले ही साइमन कमीशन आ गया था इसकी जांच करने के लिए, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य समिति बनाई जाती है और इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और यह जो 7 सदस्य थे, सारे के सारे ब्रिटिश थे। इसीलिए इसका इंडिया में विरोध होता है और इसी विरोध में लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है।
लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। फाइनली 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इस रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है और वह समिति जो रेकमेंड करती है, उसकी जो सिफारिशें होती है, वह 1935 ईस्वी के अधिनियम में शामिल कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा साइमन कमीशन के बारे में 1927 में आता है, अपना रिपोर्ट 1930 को प्रस्तुत करता है। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, इस पर डिस्कस करने के लिए गोलमेज सम्मेलन होता है, वह एक समिति बनाता है। उस समिति की जो भी सिफारिशें हैं उसे 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में शामिल कर दिया जाता है। इसके बाद एक टर्म है सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। देखिए, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना बनाई जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया और इसके तहत दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से महात्मा गांधी बहुत ही दुखी हुए, व्यथित हुए और इन्होंने इसमें सुधार के लिए, इसमें संशोधन के लिए पूना के यरोदा जेल में आमरण अनशन रखा। उसके बाद भारतीय हिंदुओं और दलितों के बीच, यानी कांग्रेस और दलितों के बीच एक समझौता होता है जिसे हम लोग पूना पैक्ट, पूना समझौता के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और पूना समझौता के बाद संयुक्त हिंदू निर्वाचन की व्यवस्था को जारी रखा और दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। अब इसके बाद हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम को देखेंगे, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, यह बहुत ही विस्तृत रूप से था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा दस्तावेज था यह। इसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थी। उन्नीस 35 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां इसमें शामिल था। देखिए, इसके कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला विशेषता, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई एवं संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का भी प्रावधान किया गया। केंद्र एवं राज्य में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का भी प्रावधान किया गया। इसके अनुसार शक्तियों का बंटवारा किया गया केंद्र और प्रांत के बीच, जो आज भी है, आज के संविधान में भी है। हम लोग देखते हैं अवशिष्ट शक्तियां, आज के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? अवशिष्ट शक्तियां पर कौन बनाता है कानून? केंद्र सरकार। उसी प्रकार उस समय अवशिष्ट विषय थी, उस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय के पास था।
हालांकि यह लागू नहीं हो सका पूर्णतया, क्योंकि जो देसी रियासत थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसका दूसरा पॉइंट है, प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। हम लोग 1919 के अधिनियम में देखे कि प्रांत के जो विषय थे उसको दो भागों में बांटा, हस्तांतरित और आरक्षित, और वहां पे प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। अब क्या होगा, प्रांत में ना होके केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। तो यहां पर केंद्र में, तो केंद्र विषय जो है, केंद्र के विषय को दो भागों में बांटा। सेम हस्तांतरित और आरक्षित। और इस प्रकार सारे, जैसे मैं बताया था पिछले 1919 के अधिनियम में, इस पर कैसे नियम बनाते थे, इस पर कैसे नियम सेम था, लेकिन प्रांत में ना होकर अब केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। इसका अगला पॉइंट है 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था। पिछले अधिनियम में हम लोगों ने देखा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हो गया, जिसमें विधान पार्षद के जगह अब राज्यसभा और लोकसभा का गठन हो चुका था। 1935 ईस्वी में प्रांत में भी द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हो गया, और विधानसभा और विधान परिषद, ये दो चीजें यहां से बन जाती हैं। तो टोटल 11 राज्य थे, तो सभी में यह नहीं हुआ था। 11 में से सिर्फ 6 राज्यों में यह प्रावधान किया गया था। अगला है 1858 के द्वारा जो निर्मित भारत परिषद था उसको समाप्त कर दिया गया। 1858 के द्वारा जो निर्मित भारत परिषद था उसको समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे उसका इसमें भी विस्तार किया गया। जैसे दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को शामिल किया गया उसमें। किसको? दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग, इनको शामिल किया गया। उसमें सारा पॉइंट्स नहीं लिखा था, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं बता रहा हूं अलग से। तो देखिए 1909 में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन का प्रारंभ किया गया था। 1919 में 4 और ऐड किए गए, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय। 1935 में फिर से इसका विस्तार किया गया, जिसमें दलित, महिला एवं मजदूर वर्ग को शामिल किया गया। इसमें अब प्रांतीय लोक सेवा आयोग या प्रांतीय सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग, उन्नीस में देखे उस अधिनियम के द्वारा 1926 में यूपीएससी का गठन होता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। और इस अधिनियम के द्वारा आज जो हम अपने स्टेट में स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, उसका गठन यहीं से होता है, यहीं से प्रारंभ होता है। तो इसने प्रांत में लोक सेवा आयोग का गठन किया, और संयुक्त सेवा आयोग, इसका मतलब 2 या अधिक राज्यों के सेवा आयोग को संयुक्त सेवा आयोग कहते हैं, है ना। तो प्रांत सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग का गठन 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किया गया। उन्नीस ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही
1935 ईस्वी में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। आरबीआई का गठन कब किया गया था? 1935